जैसे कि हमने सीजन 1 में देखा, एक अजीब और खौफनाक गेम जिसमें लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर करोड़ों रुपए जीतने का सपना लेकर आए थे। हर राउंड में मौत का साया उन पर मंडराता रहा, लेकिन आखिर में सिर्फ एक सोंग यी-होon बचा था। उसने गेम तो जीत लिया, लेकिन जिंदगी से हार गया। जीत के बाद भी उसका दिल गिल्ट और अफसोस से भरा हुआ था, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स में से सिर्फ वही अकेला बचा था। तो सीजन 2 की कहानी वहीं से कंटिन्यू होती है जहां सीजन 1 खत्म हुआ था, यानी स्टेशन पर, जहां हम सोंग को देख रहे हैं जो अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहा है। सबले स्टेशन पर उतरते ही उसकी नजर दो आदमियों पर टिक गई। उन दोनों में से एक आदमी वही था जिसने सोंग को सीजन 1 में स्क्विड गेम का कार्ड दिया था। उसी के बाद समझ में आ गई कि अब ये लोग फिर से एक नई गेम के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन अब वो इनको उनके बुरे इरादों में कामयाब नहीं होने देगा। वो भागते हुए उस आदमी तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसने फिर भी थोड़ी देर कर दी थी। वो आदमी वहां से जा चुका था। सोंग ने उस आदमी के हाथ से कार्ड ले लिया जिसे वो गेम वाला आदमी कार्ड देकर गया था, और फौरन उस नंबर पर कॉल मिलाई। कॉल मिलाते ही वो फ्रंट मैन को धमकी देता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा, मैं इस बार इस गेम को चलने नहीं दूंगा। उसकी ये धमकियां सुनकर उल्टा फ्रंट मैन ही अब उसे धमकी देने लगा था। वो उससे कहता है, जाओ तुम अपनी बेटी से मिलने जाओ, इन पंगों में ना ही पड़ो तो अच्छा है। ये सुनकर वो समझ गया कि फ्रंट मैन और उसके लोग आज भी किसी तरह उस पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन अब तक ये कैसे मुमकिन था। वो समझ गया कि जरूर उसकी बॉडी में कोई ट्रैकर लगा हुआ है। वो वॉशरूम में जाकर ट्रैकर अपनी बॉडी में ढूंढने लगता है, और उसे कान के नीचे अपनी बॉडी में लगा ट्रैकर मिल भी जाता है, जिससे वो एक कटर से काटकर निकाल देता है। सीन कट होकर हम जुन हो को दिखाया जाता है, जिसे लास्ट सीजन में फ्रंट मैन यानी उसके अपने ही भाई ने पानी में गिरा दिया था। यहाँ पता चलता है कि उसे पानी से एक फिशरमैन ने रेस्क्यू कर लिया था, और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट था। काफी दिन गुजरने के बाद जून हो को होश आता है। दूसरी तरफ सोंग, जिसने अपनी बॉडी से ट्रैकर निकाला है, ट्रैकर निकालने के बाद वो अंडरग्राउंड हो जाता है ताकि स्क्विड गेम वाले उसे ट्रैक न कर पाएं। जिसके बाद 2 माह का वक्त गुजर जाता है और हमें जून हो को दिखाया गया, जो अब भी अपने भाई को ढूंढ रहा है और ट्रैफिक पुलिस में काम कर रहा है। अपने भाई को ढूंढने के साथ साथ उसका दूसरा मिशन स्क्विड गेम को बंद करवाने का भी बन गया था, क्योंकि उसने भी देखा था कि कैसे स्क्विड गेम में बेरहमी से लोगों को मारा जाता है। जब वो ये केस अपने सीनियर से डिस्कस करने लगा तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि जब जून हो ने उस गेम के बारे में सारे सबूत उन लोगों को उस आइलैंड से भेजे थे, तो वो सबूत उन तक पहुंच ही नहीं पाए थे, और ऐसे में सबने मान लिया था कि जून हो झूठ बोल रहा है। कट होकर हमें सियोंग को दिखाया गया, जिसे अब फ्रंटमैन ने ट्रैक कर लिया था। फ्रंटमैन उसके दरवाजे पर नॉक करता है। डरते हुए जब सियोंग ने दरवाजा खोला तो फ्रंटमैन 2 कटे हुए सिर लेकर उसके सामने आया, जिनकी आंखें एकदम से खुल गई, और यहीं पर सियोंग की भी आंख खुल गई, और हमें पता चला कि ये तो सिर्फ उसका एक सपना था। लेकिन जैसे ही वो उठा, उसके दरवाजे पर किसी ने फिर से नॉक किया। ये एक गैंगस्टर था जिसे पिछले सीजन में सियोंग ने बहुत सारा कर्ज लिया हुआ था, लेकिन अब वो गैंगस्टर सियोंग के लिए ही काम करता था। अपने साथियों के साथ मिलकर वो सबवे स्टेशन पर उन लोगों को ढूंढने निकले जो स्क्विड गेम के लिए लोगों को बहकाते हैं। अब वही वक्त आ चुका था जिस वक्त 2 साल पहले जून हो को स्क्विड गेम में शामिल किया गया था। इसलिए अब सियोंग ने गैंगस्टर को हर सबवे स्टेशन पर अपने आदमियों को जगह जगह खड़ा करने की जिम्मेदारी दी। इसके लिए उसने गैंगस्टर को 1 मिलियन युआन भी दिए थे, और साथ ही ये वादा भी किया था कि अगर उन्होंने उस आदमी को किसी भी तरह ढूंढ निकाला जो स्क्विड गेम में लोगों को फंसाता रहा है और अब भी फंसा रहा है, तो सियोंग उन्हें 1 बिलियन युआन इनाम के तौर पर देगा। इनाम की रकम सुनते ही गैंगस्टर का तो मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपने आदमियों को भी लालच दी कि जो भी उस आदमी को ढूंढ निकालेगा उसे इनाम की आधी रकम मिल जाएगी। सियोंग ने ये लालच इसलिए दी थी ताकि सब लोग दिल लगाकर काम करें, और अगर इस बार भी उन्हें वो आदमी नहीं मिला तो उन्हें पूरे 1 साल का और इंतजार करना पड़ेगा, और इस 1 साल में उस गेम के जरिए बहुत से लोगों की मौत भी हो जाएगी। दूसरी तरफ जून हो भी स्क्विड गेम वाला आइलैंड ढूंढने की कोशिश में है। ये काम वो उसी मछुआरे के साथ मिलकर कर रहा है जिसने उसकी जान बचाई थी। जहाँ से जून हो को वो मछुआरा मिला था, वहाँ के आसपास के सारे आइलैंड ये लोग देख चुके थे, लेकिन अभी तक स्क्विड गेम वाले आइलैंड तक नहीं पहुँच पाए थे। सीन कट होकर हमें गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो अपनी एक नई टीम को ट्रेनिंग दे रहा होता है। उसने सबको बताया कि उन्हें सबवे स्टेशन पर एक ऐसे आदमी को ढूंढना है जो सूट पैंट पहना होगा, हाथ में पैसों से भरा ब्रीफकेस होगा, और वो सबके साथ डडागजी गेम खेलेगा, और उसके बाद वो उन्हें एक कार्ड देकर चला जाएगा। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, और कई दिनों के सब्र के बाद 2 आदमियों को आखिरकार वो शख्स मिल ही जाता है।
सबवे स्टेशन पर दो लोगों के साथ डडाजी गेम खेलते हुए वे उसकी लोकेशन अपने गैंगस्टर बॉस को और सियोंग को भी भेज देते हैं और खुद भी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो आदमी अब एक विंडी स्टोर पर जाकर बहुत सारी ब्रेड और लकी ड्रॉ कार्ड्स खरीदता है और भिखारियों के पास जाता है। वो उन भिखारियों के सामने दो ऑप्शन रखता है, एक ब्रेड और एक लकी ड्रॉ का कार्ड। लगभग सभी लोगों ने लकी ड्रॉ का चुनाव किया, लेकिन कोई भी इनाम नहीं जीत पाया। इसके बाद उस आदमी ने सारी ब्रेड जमीन पर रख दी और उनके ऊपर चलने लगा। उसने कहा, ये खाना मैंने नहीं बल्कि तुम लोगों ने बर्बाद किया है। तुम सबको पैसों की लालच थी। इस तरह वो आदमी सब लोगों का दिमाग तैयार कर रहा था और ये जांच रहा था कि कितने लोग लालची हैं, ताकि अगली बार वो उन्हें गेम में फंसा सके। खैर, दिखाया जाता है कि सियोंग के लोग जहां पर भी उसके पीछे हैं और वो उसकी ये नई लोकेशन सियोंग को भेज देते हैं। सियोंग यहाँ आने के लिए तेजी से गाड़ी चला रहा होता है, तो उसे पता नहीं चलता कि वो एक सिग्नल तोड़ देता है और ऐसे में ट्रैफिक पुलिस उसे रोक लेती है। इस समय ट्रैफिक पुलिस जोन हो ही था और उसने नोटिस किया कि सियोंग का रवैया कुछ अजीब सा है। चालान कटने पर उसने माफी नहीं मांगी, वो चिल्लाया नहीं, बल्कि चालान देकर आगे बढ़ने की कोशिश की, जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा जल्दी में हो या कोई जुर्म करके भाग रहा हो। इसलिए उसने सियोंग की गाड़ी के नंबर से उसकी जानकारी निकाली, तो उसे सियोंग का नाम जाना पहचाना लगा और उसे याद आया कि सियोंग का पीछा करते हुए ही तो वो पिछली बार स्क्विड गेम के अंदर पहुंचा था। यहीं से अब जोनहो ने सियोंग के घर का पता भी निकाल लिया। सीन कट होकर दिखाया गया कि वो दोनों आदमी जिन्हें स्क्विड गेम वाला आदमी मिल गया था, वो सियोंग के आने से पहले ही उसे पकड़ने का फैसला कर लेते हैं और तय करते हैं कि इनाम की रकम वो आधी आधी बांट लेंगे। जब वो दोनों उस आदमी को मारने के लिए उसके करीब गए तो खुद उसी आदमी का शिकार बन गए। सियोंग जब तक वहां पहुंचा तो उसे सिर्फ सड़क पर खून पड़ा हुआ दिखा और वो समझ गया कि उसके दोनों आदमी उस बेरहम इंसान के हाथों मारे जा चुके हैं। ऊपर से ये भी दिखाया गया कि वो आदमी सियोंग पर नजर रख रहा था। सियोंग के जाने के बाद जब वो अपने कमरे में गया तो पता चला कि उसने सियोंग के आदमियों को अब बंदी बना रखा है। वो उनके साथ भी डेथ गेम खेलता है क्योंकि उसे डेथ गेम खेलने में मजा आता था। गेम तो बच्चों वाली थी, स्टोन पेपर सिजर्स, लेकिन उसने शर्त रखी थी कि जो हारेगा वो मारा जाएगा। ऐसे ही जब उनका एक साथी हारता है तो वो आदमी उसे गोली मारकर खत्म कर देता है और फिर दूसरे आदमी से सियोंग का पता पूछता है। जैसे ही उसे पता चला कि उसका पता क्या है, वो उस आदमी को छोड़कर वहां से चला गया। शाम को जब सियोंग अपने घर पहुंचा तो वो आदमी पहले से ही उसके घर में छिपा बैठा था। वो चाहता तो सियोंग को वहीं मार सकता था, लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा कि उसे डेथ गेम बहुत पसंद है, तो उसने अब सियोंग के साथ डेथ गेम खेलने का फैसला किया। गेम शुरू करने से पहले उसने सियोंग को बताया, मैं पहले स्क्विड गेम में मरे हुए लोगों की लाशें उठाने का काम करता था, लेकिन वो काम बहुत बोरिंग था। मुझे लोगों को खुद मारना पसंद था, इसलिए मैंने फ्रंटमैन से अपनी नौकरी बदलने की रिक्वेस्ट की और बदले में फ्रंटमैन ने मुझे पता है क्या काम दिया। उसने मुझे मेरे ही पापा को मारने को कहा और मैंने बंदूक उठाकर उन्हें मार दिया। इसके बाद फ्रंटमैन ने मुझे ये गन दी और अब मैं किसी को भी मार सकता हूँ। सियोंग उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान दिए बिना बस इतना कहता है, मुझे सिर्फ फ्रंटमैन का पता बता दो ताकि मैं उससे मिलकर इस गेम को हमेशा के लिए बंद करवा सकूं। लेकिन ये बात सुनकर वो आदमी हंसने लगा और बोला, ठीक है, एक गेम खेलते हैं। ये तुम्हारे सामने एक बंदूक है और इसमें सिर्फ एक ही गोली है, बाकी के 5 राउंड खाली हैं। बारी बारी एक दूसरे को शूट करेंगे, जो हारेगा वो मारा जाएगा और अगर मैं हार गया तो तुम्हें मेरी पॉकेट से फ्रंटमैन का पता मिल जाएगा। सियोंग बिना डरे गेम शुरू करते हुए उस बंदूक को उठा चुका था, क्योंकि मरने का डर तो उसने स्क्विड गेम में पहले ही खत्म कर दिया था। बारी बारी दोनों ने अपने ऊपर बंदूक तानी और चौथी बारी पर जब वो आदमी अपनी बारी पर बंदूक अपने सिर पर रखता है तो इस बार वो खुद को गोली मार चुका होता है। वो खुद ही अपने जाल में फंसकर मारा गया। सियोंग जीत गया और अब उसे उसकी पॉकेट से फ्रंटमैन का पता भी मिल गया। ये सब होने से पहले कि वो इस पते के साथ कुछ करता, उसकी खराब किस्मत जाग उठी। जूनहो, जो कि एक पुलिस वाला है, जिसे दोपहर में गाड़ी चलाते समय सियोंग पर शक हुआ था, वो उसका घर ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंच गया और जैसे ही वो घर पहुंचा उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जिससे उसका शक और भी पक्का हो गया कि सियोंग कोई अपराधी है। तुरंत उसने दरवाजा तोड़कर अंदर एंट्री ली। सियोंग को एक कातिल समझते हुए वो उसी वक्त उसका एनकाउंटर करने वाला था कि ठीक समय पर किसी आदमी ने आकर उसे रोक लिया।
ये वही लड़का था जिसके साथ खेल खेलने के बाद वो स्क्विड गेम वाला मरा हुआ आदमी उसे अपने अड्डे पर बांध कर गया था। किस्मत अच्छी थी, वो किसी तरह वहां से बचकर निकल आया सियोंग को सारी सच्चाई बताने के लिए। लेकिन जब तक यहाँ पहुंचा, यहाँ का तो सारा माहौल ही बदल गया था। उसने सियोंग की जान जूनहो से बचाई और फिर जूनहो को सारी सच्चाई बताई, डेथ गेम वाली, कि कैसे इस मरे हुए आदमी ने उनके साथ भी डेथ गेम खेली थी और उसके एक साथी को, उसके बॉस को मार दिया था। बात को आगे बढ़ाते हुए सियोंग भी अब जूनहो को स्क्विड गेम की पूरी कहानी बताता है कि किस तरह इस गेम में सभी लोगों को मार दिया जाता है। उसने जूनहो से कहा, मैं बुरा नहीं हूँ, मैं बस उस गेम को रोकना चाहता हूँ ताकि और मासूमों की जान बचाई जा सके। स्क्विड गेम के बारे में जूनहो भी जानता था। जूनहो ने वहां सियोंग से कहा, मैं तुम्हारा ही पीछा करते करते उस गेम तक पहुंच गया था। वहां जाकर मैंने गार्ड्स का सूट पहन लिया था और कई बार तुमसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन तुम मुझसे बात नहीं कर पाए। मैं जानता हूं कि उस गेम में ये लोग सबको मार देते हैं और मारने के बाद उन लाशों के साथ क्या किया जाता है, उनके अंग निकालकर बेच दिए जाते हैं। ये सब कुछ मैं जानता हूं। इतनी डिटेल्स तो सियोंग को खुद भी नहीं पता थी। जूनहो के मुंह से ये सब सुनकर उसने भी अब जूनहो को अपने साथ मिलाने का फैसला किया और जूनहो को अपना प्लान बताया कि वो स्क्विड गेम को चलाने वाले हर एक इंसान को चुन चुन कर मारेगा। ये सुनकर सियोंग को भी अच्छा लगा और वो इन दोनों को अपने एक कमरे में ले गया जहां बहुत सारे पैसे रखे थे। ये पैसे वो स्क्विड गेम जीत कर लाया था और अब इन पैसों को वो स्क्विड गेम को बंद करने के लिए ही इस्तेमाल करेगा। सियोंग इन लोगों को दिखाता है कि उसने ब्लैक मार्केट से बहुत सारी बंदूकें भी खरीदी हुई थी और एक सीक्रेट जगह भी बनाई हुई थी जहां वो अपनी ट्रेनिंग करता था। लेकिन इतना सब कुछ काफी नहीं था, उसे लड़ाई के लिए और भी बहुत सारे लोगों की जरूरत थी। अब सियोंग जूनहो से कहता है कि वो अपनी पुलिस वाली नौकरी छोड़ दे ताकि ये लोग अपना मिशन अच्छे से पूरा कर सके। सीन कट हो जाता है और अब हमें एक नए किरदार न्योल को दिखाया जाता है। न्योल एक गरीब लड़की है और उसकी नौकरी एक होटल में है जहां वो एक खास कॉस्ट्यूम पहनकर बच्चों को खुश करती है। उसके पास रहने को कोई घर नहीं है, वो उसी होटल के बेसमेंट में रहती है। इसी नौकरी के दौरान एक छोटी सी बच्ची न्योल से बहुत जुड़ जाती है जो रोज उस होटल में आया करती थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस बच्ची को बोन मैरो कैंसर है और उसकी जान बचाने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है, पर उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं और अब हालत यह है कि वो बच्ची मौत के करीब है। एक दिन उस बच्ची को इमरजेंसी में हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। ये सुनकर न्योल भी बेचैन होकर उसे देखने हॉस्पिटल जाती है। वो इस बच्ची की मदद करना चाहती है, लेकिन उसके पास तो खुद के लिए भी पैसे नहीं है, तो वो उस बच्ची को क्या बचाएगी। रात को हम न्योल को फिर से होटल की पार्किंग में देखते हैं जहां दो अजनबी लोग आकर उसे स्क्विड गेम का कार्ड थमा जाते हैं। सीन कट होता है और हमें जूनहो को दिखाया जाता है जो अपनी माँ के साथ बैठा है। उसकी माँ बहुत ज्यादा उदास है क्योंकि वो जूनहो के भाई के आने का इंतजार कर रही है। जूनहो जानता है कि उसका भाई अब कभी वापस नहीं आएगा। जिस काम में वो लगा हुआ है उसमें लौटना नामुमकिन है। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी जब उसकी माँ को तसल्ली नहीं मिलती तो जूनहो एक बार फिर अपने भाई को ढूंढने का फैसला करता है। सीन कट हो जाता है। अब हमें दोबारा से सियोंग को दिखाया जाता है जो इस वक्त अपने दांतों का ऑपरेशन करवा रहा है। वो अपना एक दांत निकलवाता है और फिर उसी जगह एक नकली दांत लगवाता है जिसमें एक ट्रैकर फिट किया गया होता है। असल में कल उसकी मुलाकात फ्रंटमैन से होने वाली है, इसलिए उसे बहुत ही सावधानी से हर कदम उठाना होगा। ये लोग फ्रंटमैन को भी पकड़ना चाहते हैं और उसके बाद इस खतरनाक गेम से जुड़े सारे हिस्सेदारों को भी। इसके बाद पता चलता है कि वो गैंगस्टर जो इनके ग्रुप में है, उसने अपने लिंक से कई बड़े बड़े कमांडोज को इस ग्रुप में शामिल कर लिया है। इन कमांडोज के लिए सही या गलत जैसा कुछ नहीं है, ये लोग सिर्फ पैसों के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि न्योल को भी स्क्विड गेम वाले लोग लेकर जा रहे थे। न्योल उनके साथ चली जाती है, लेकिन देखने को मिलता है कि उसे एक खिलाड़ी की तरह नहीं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर हायर किया गया था। अब जूनहो आखिरकार सियोंग को लेकर उस पते पर पहुंच गया है जो उस आदमी की जेब से उन्हें फ्रंटमैन का मिला था। ये एक क्लब का पता था। जूनहो अंदर जाने से मना कर देता है क्योंकि उस आइलैंड पर फ्रंटमैन ने जूनहो को देख लिया था और अंदर जाने पर वो पहचान भी सकता है और इनका मिशन फेल भी हो सकता है। इन दोनों ने अब जूनहो को बाहर छोड़कर अंदर जाने का फैसला किया। वो लोग जैसे ही अंदर गए तो बाहर जूनहो ने नोटिस किया कि दो गार्ड्स जो स्क्विड गेम वाले यूनिफॉर्म पहने हुए थे वो इस पार्टी के अंदर गए हैं और इससे वो समझ गया
कि अभी तक फ्रंटमैन अंदर नहीं आया है। शायद ये दोनों अंदर की सिक्योरिटी चेक करने के लिए आए हैं। अब यही बात कि फ्रंटमैन अंदर नहीं है जूनहो अपने साथियों को बताना चाहता था, लेकिन अंदर जाने पर उसने देखा कि सियोंग को फ्रंटमैन के लोग दूसरे दरवाजे से कहीं और ले जा चुके हैं। सियोंग के मुंह में लगे ट्रैकर की मदद से इन लोगों ने उस गाड़ी को ट्रैक कर लिया जिसमें सियोंग को ले जाया गया था। जूनहो और उसके बाकी साथी उस गाड़ी का पीछा करने लगे और सही समय देखकर उस गाड़ी पर हमला करके वहां से फ्रंटमैन को किडनैप करना चाहते थे, लेकिन फ्रंटमैन तो उस गाड़ी में था ही नहीं। इस गाड़ी में लगे हुए एक डिवाइस की मदद से फ्रंटमैन सियोंग से बात कर रहा था और ट्रैकर में आने वाली आवाजों से जूनहो और उसके लोगों को लग रहा था कि फ्रंटमैन उसी गाड़ी में है। ये बात वो ठीक तरह से अपने साथियों को बता भी नहीं पाया कि गाड़ी के अंदर फ्रंटमैन नहीं है। वो कॉल के जरिए ही फ्रंटमैन से बात करते हुए उसे किसी तरह मनाने की कोशिश करता है कि तुम इस गेम को बंद कर दो, मासूमों की जान लेना बंद करो। जिस पर फ्रंटमैन ने उसे कहा, मैं जबरदस्ती किसी को इस गेम में शामिल नहीं करता, सब खुद ही लालच में आते हैं। फ्रंटमैन ने बड़ी ढिठाई से कहा, मैं तो एक सोशल वर्क कर रहा हूँ। ये सुनकर अब सियोंग को गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम्हारे काम को कैसे सोशल वर्क कहा जा सकता है? तुम तो लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें मार देते हो। ये सुनकर फ्रंटमैन हंसने लगा और बोला, अरे मेरी बात सुनो, जो लोग इस गेम को खेलने के लिए मानते हैं वो पहले से ही जिंदगी में हार चुके होते हैं। इस दुनिया के लिए वो किसी गुंसे से ज्यादा नहीं, और बस मैं उस गुण को खत्म कर रहा हूँ और उसे देखकर बाकी लोग एंटरटेन हो रहे हैं। इसमें बुराई क्या है? दूसरी तरफ गाड़ी से बाहर हमें दिखाया जाता है कि फ्रंटमैन के स्नाइपर्स ने जुनहो और उसके सभी साथियों की गाड़ियां पहले ही पंचर कर दी थीं ताकि वो लोग आगे जाकर उसका पीछा न कर सकें। इस बात को जानकर सियोंग भी गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है और ड्राइवर को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये पूरी गाड़ी बुलेट प्रूफ है। साथ ही ड्राइवर ने भी बुलेट प्रूफ कपड़े पहने हुए हैं और अब सियोंग इस गाड़ी में फंस चुका है। ये सब देखकर सियोंग फिर से बैठ जाता है और अब उसके दिमाग में एक नई योजना बनने लगती है। पता नहीं क्या सोचकर उसने फ्रंटमैन से फिर से इस गेम में हिस्सा लेने की बात की, क्योंकि वैसे तो वो फ्रंटमैन को ये गेम रुकवाने के लिए मना नहीं सका था, लेकिन अब उसे लगता है कि अगर वो खुद इस गेम में भाग लेगा तो शायद गेम के अंदर हो रही सारी ज्यादतियों को रोक सकेगा। अब वही इंसान जो इस गेम को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, वही अब इस गेम को खेलने को तैयार है। ट्विस्ट तो मजेदार हो सकता है, इसलिए फ्रंटमैन ने भी उसे फिर से गेम में शामिल कर लिया और उसे बेहोश करके स्क्विड गेम के अंदर ले जाया गया। जुनहो तुरंत उनका पीछा करने के लिए एक बोट के अंदर ट्रैकर्स लगा देता है और उसी मछुआरे की मदद से उन आइलैंड्स को ढूंढने निकल पड़ता है जहां वो लोग सियोंग को ले जा रहे होंगे। यहाँ अब सियोंग को दोबारा दिखाया जाता है, जिसकी आंख स्क्विड गेम के बिस्तर पर खुलती है। उसे फिर से वही पुराना नंबर दिया गया है। यहाँ पर पहले की तरह बहुत सारे और लोग भी हैं जो एक दूसरे को देखकर उलझन में हैं और गेम्स को लेकर भी कंफ्यूज है। अब गार्ड्स यहाँ आकर उन्हें गेम्स के नियम बताना शुरू करते हैं। नियम बताने के बाद गार्ड्स ने उन सब की हिस्ट्री उन्हें दिखाई, जिससे पता चला कि यहाँ पर वही लोग लाए गए हैं जिन पर लाखों करोड़ों का कर्ज है। ये सब बताने के बाद गार्ड्स ने उन्हें बताया कि जीतने वाले को 45.6 मिलियन येन मिलेंगे। इस गेम के कुल 6 राउंड होंगे। एक दिन में एक राउंड खेला जाएगा और हर गेम के बाद वोटिंग होगी कि क्या खिलाड़ियों को ये गेम जारी रखना है या नहीं। अगर खिलाड़ी तय करते हैं कि उन्हें गेम बंद करना है तो जितनी रकम अभी तक जीती गई है वो सब खिलाड़ियों में बराबर बांट दी जाएगी। आगे बढ़कर सभी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। सियोंग ने देखा कि ज्यादातर नियम पुराने ही हैं, बस कुछ नए जोड़े गए हैं। इसके बाद वहाँ पर एक एक करके सभी खिलाड़ियों की तस्वीरें ली गयी। स गेम को खेलने के लिए वहाँ कोरिया का एक मशहूर रैपर भी आया हुआ था, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। सभी लोग उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे। उस रैपर ने सबको वादा किया कि जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलेगा वो सबको एक एक तस्वीर जरूर देगा। वहीं देखा गया कि सियोंग का एक पुराना दोस्त भी इस जगह पर आया हुआ था। ये दोनों करीब 3 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। सियोंग के अचानक गायब हो जाने की वजह से उसका दोस्त उससे बहुत नाराज था। तभी सियोंग उससे कहता है, मैं बाहर जाकर तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। तुम इस जगह पर गलत आ गए हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, और अब अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। खैर, अब गेम भी शुरू होने वाली थी। सभी लोग मैदान में आ गए। ये वही पुराना मैदान था। सियोंग समझ गया कि ये वही गेम है जो पहले खेली गई थी। अब सीन कट होता है। हमें जुनहो को दिखाया जाता है जो सियोंग के ट्रैकर को ट्रैक करते हुए आइलैंड तक पहुंच चुका था, लेकिन वहां उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां गेम खेली जा रही हो। ट्रैकर को ट्रैक करते हुए वो लोग एक मछुआरे तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि सियोंग का ट्रैकर वहां चारे में पड़ा था।
ये देखकर उन्होंने मछुआरे को मारना शुरू कर दिया और उससे ट्रैकर के बारे में पूछताछ करने लगे। तब मछुआरे ने जवाब दिया, मुझे तो ये चारा फ्री में मिला था। उधर गेम के अंदर सियोंग परेशान था कि जुनहो और उसकी टीम अभी तक सबको बचाने क्यों नहीं आई। कहीं उसके ट्रैकर में कोई गड़बड़ तो नहीं। कैमरा से छुपते हुए वो अपने मुंह से टूटा हुआ दांत निकालता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसमें ट्रैकर था ही नहीं। गेम वालों ने गेम में आने से पहले उसका ट्रैकर वाला दांत निकाल लिया था। अब वो समझ गया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। अब वो खुद भी इस गेम से नहीं निकल सकता तो किसी और को क्या बचाएगा। फिर भी उसके मन में सबकी जान बचाने का इरादा था, इसलिए उसने सबसे कहा, इस गेम को आप लोग वैसे ही खेलेंगे जैसा मैं कहूँगा, वरना आप सब मारे जाएंगे। अब गेम शुरू हो चुकी थी। सियोंग अपने अनुभव से सभी को गाइड कर रहा था और तभी आगे बढ़ने को कहता था जब गुड़िया का मुंह पीछे होता था। सभी लोग सियोंग की बात मान रहे थे, लेकिन कई लोगों को यकीन नहीं था कि सियोंग सच बोल रहा है। ऐसे ही वो रैपर सामने खड़ी लड़की के कान के पास मक्खी देखकर उससे उड़ाने को कहता है। लड़की पीछे मुड़कर उसे देखकर हंस पड़ती है। उसके मुड़ने की हलचल को गुड़िया ने डिटेक्ट कर लिया और स्नाइपर ने उसके सिर में गोली मारकर उसे वहीं ढेर कर दिया। ये देखकर सब लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। हालांकि सियोंग उन्हें मना कर रहा था। फिर जो हिला वो मारा गया। अब सबको यकीन हो गया कि सियोंग की बात मानना ही सही है। अब सियोंग सबको लाइन में चलने को कहता है, जिससे गुड़िया उनकी हलचल को कम पहचान पा रही थी। सभी लोग घबराए हुए थे। इस घबराहट को काबू में करने के लिए वो रैपर अपनी नशे की गोली ले लेता है और बेहोश होकर सामने खड़े कई लोगों को धक्का दे देता है। इस वजह से स्नाइपर उन सबको गोली मार देते हैं और वो सभी लोग मारे जाते हैं। जैसे ही सभी खिलाड़ी गुड़िया की पीठ की ओर मुंह मोड़ते हैं, वे तेजी से रेसिंग लाइन की तरफ दौड़ते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो लाइन पार भी कर ली, लेकिन इस बीच एक आदमी ने सियोंग से मदद मांगी, जिसे यहाँ के लोगों ने मारने के लिए उसके पैरों पर गोली मार दी थी, मगर वो बच गया था। कैट नाम की एक खिलाड़ी और सियोंग ने मिलकर उसे सहारा देकर लाइन के दूसरी ओर पहुंचाया, मगर उसकी बदकिस्मती देखिए, एक स्नाइपर ने उसके सिर पर गोली मार दी और वो मर गया। ये स्नाइपर कोई और नहीं बल्कि नियोल थी। उसकी इस हरकत से सारे गार्ड्स भी नाराज हो गए थे, क्योंकि यहाँ के नियमों के अनुसार कोई भी सिर पर गोली नहीं मारता था। सिर पर गोली मारने से शरीर के अंग जल्दी खराब हो जाते हैं, जबकि स्क्विड गेम वाले इन अंगों को बेचते थे। अब अगला सीन जिनहू को दिखाता है, जो बहुत परेशान है कि अब वो सियोंग को कहाँ ढूंढे। वो समझ चुका था कि पास के किसी भी द्वीप पर गेम की असली लोकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि उसे खुद गेम वालों ने यहाँ भेजा था। फिलहाल वे वापस जाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि समुद्र में तूफान आने वाला है। अब सीन फिर से उन सभी खिलाड़ियों पर कट होता है जो गेम के अंदर थे। वे सब मौत से डरे हुए थे और जैसे ही गार्ड्स उनके कमरे में आए, सब और भी ज्यादा डर गए और गिड़गिड़ाने लगे, कृपया हमें माफ कर दो, हमारी जान बख्श दो। लेकिन गार्ड्स उन्हें मारने नहीं बल्कि गेम के नए नियम बताने आए थे। गार्ड्स ने बताया कि 500 खिलाड़ियों में से अब सिर्फ 365 बचे हैं। फिर उन्होंने ऊपर मनी बॉक्स की ओर इशारा किया, जहां बहुत सारे पैसे गिरे हुए थे। अब गार्ड्स ने बताया कि अब वोटिंग होगी। अगर सभी खिलाड़ी बाहर जाने का फैसला करेंगे तो ये सारे पैसे समान रूप से बांट दिए जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने अपनी जीती हुई राशि को देखा तो समझ में आया कि अगर पैसे सब में बांटे गए तो हर किसी को बहुत कम मिलेंगे, और उनके सिर पर जो कर्ज था वो उससे कहीं ज्यादा था। इसलिए बहुत सारे खिलाड़ियों ने फैसला किया कि वो गेम जारी रखेंगे। अब सियोंग सबको समझाता है, अगर यही रहे तो वैसे भी मरेंगे, लालच मत करो, बाहर जाने के लिए वोट दो। उसकी बात सुनते ही पीछे बैठी एक तांत्रिक महिला जो खुद भी खिलाड़ी थी बोलती है, हमारी मौत जहाँ लिखी है वहीं आएगी, मौत से मत डरो। इसके बाद वोटिंग शुरू हो जाती है। सियोंग सबसे पहले वोट करता है, गेम को रोकने के पक्ष में। फिर एक एक करके लोग वोट देने लगते हैं। कुछ लोग गेम रोकने के लिए और कुछ इसे जारी रखने के लिए वोट करते हैं। इस सब को देखकर सबकी सांसें अटक जाती हैं। आखिरकार वोटिंग टाई हो जाती है। आधे लोग बाहर जाने के पक्ष में और आधे लोग गेम चालू रखने के पक्ष में होते हैं। अब सिर्फ एक खिलाड़ी का वोट बचा था और वही तय करेगा कि गेम चलेगा या रुकेगा। वो था नंबर 1 प्लेयर। अब नंबर 1 खिलाड़ी आगे बढ़ता है और गेम जारी रखने का फैसला करता है, और सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से ये खतरनाक गेम फिर से शुरू हो जाती है। और ये नंबर 1 खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि इन्हो था, फ्रंटमैन, जो अब खुद खिलाड़ी बनकर मैदान में आ चुका था। इसके बाद मरे हुए खिलाड़ियों के कैफिन्स ताबूत दिखाए जाते हैं। कुछ ताबूतों पर क्रॉस का निशान था, जिसका मतलब था कि उनके अंग निकाले जाएंगे।
जब दो आदमी ये काम कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सिर्फ एक ही मृत शरीर के अंग सही सलामत हैं। तब उन्हें शक होता है कि कोई सिक्योरिटी गार्ड जानबूझकर सिर पर गोली मार रहा है, जिससे अंग जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए वे तुरंत इस बात की जानकारी नए फ्रंटमैन इन्हो को देते हैं। सीन कट होता है और हमें सभी खिलाड़ियों को दिखाया जाता है। उनमें से सियोंग बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे पता है कि इस गेम में जो भी हिस्सा लेता है वो मर जाता है। इसी बीच इन्हो बाकी सारे खिलाड़ियों को लेकर उसके पास आता है और कहता है, देखो तुम पहले भी इस गेम में आ चुके हो, तुम्हें तजुर्बा है, तुम हमारी मदद कर सकते हो जिससे हम लोगों की जान भी बचा सकें और हमें पैसे भी मिल जाएं। ये सुनकर सियोंग उन्हें बताता है कि पिछली बार उन्होंने दूसरी गेम डलगोना गेम खेली थी, जिसमें उन्हें शुगर कैंडी के अंदर से शेप्स निकालनी थी। त्रिकोण ट्रायंगल सबसे आसान शेप थी और छाता अम्ब्रेला सबसे कठिन। ये सुनकर इन्हो बोला, जिसने अम्ब्रेला चुना होगा वो तो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। उसकी ये बात सुनकर सियोंग को याद आता है कि पिछले सीजन में उसी ने अम्ब्रेला चुना था। खैर, सारा भीड़ वहां से चली गई और अकेले में इन्होंने सियोंग से सवाल किया, तुम दोबारा यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है। सियोंग दुखी होकर बोला, वो पैसा मेरा नहीं था बल्कि मरे हुए लोगों का था, और ऐसे ही अब भी जो हम पैसा जीतेंगे वो भी मरे हुए लोगों का ही होगा। इन्हो उससे कहता है, तुम ज्यादा मत सोचो। उसकी ये बात सुनकर सियोंग गुस्से में आ गया और बोला, तुम चाहो तो इस गेम को रोक सकते थे, तुमने ये गेम क्यों नहीं रोकी? इन्होंने जवाब दिया, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग गेम खेलकर पैसा कमाना चाहते हैं। सबका कर्ज उन पैसों से ज्यादा था जो हमने कल जीते थे। उनकी ये बहस खत्म करवाते हुए सियोंग का दोस्त उससे कहता है, अच्छा ठीक है, अब हमें अगली गेम के लिए एक नई रणनीति बनानी चाहिए ताकि हम ज्यादा लोगों की जान बचा सकें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक और जगह बहस चल रही थी। यहाँ एक जैक नाम का यूट्यूबर था जो डिजिटल करेंसी का भी काम करता था। उसके इस काम में बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी, जिसमें रैपर थॉमस भी शामिल था। लेकिन डाउनफॉल आने की वजह से सारे पैसे डूब गए। इसीलिए वो ये गेम खेलने आया हुआ था। थॉमस और उसका दूसरा साथी उसे मारने लग जाते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हें हमारे पैसे वापस देने पड़ेंगे। सियोंग और उसका दोस्त इस लड़ाई को रोकते हैं, जिसके बाद सभी अपने अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। बिस्तर पर लेटने के बाद इन्होंने सियोंग से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगी और बताया कि गेम में रुकना उसके लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि उसकी वाइफ को लिवर कैंसर था। उसे लिवर ट्रांसप्लांट की भी जरूरत थी, और जब उसने इसके लिए पैसे इकट्ठे किए और कर्ज लिया तो उसके डिपार्टमेंट वालों को लगा कि उसने करप्शन की है, जिस वजह से उसकी नौकरी भी चली गई और अब उस पर बहुत बड़ा कर्ज भी है। वो ऐसे बिना पैसे लिए यहाँ से नहीं जा सकता। उसे इमोशनल होते देखकर सियोंग भी उसकी मजबूरी को समझ गया और उसने फैसला किया कि अगले गेम में वो सबका साथ देगा। सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि अब यहाँ के नए फ्रंटमैन के सामने नोएल को बुलाया गया है, क्योंकि वो लोगों के सिर में गोली मार रही थी। जब फ्रंटमैन उससे इसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि पुराने फ्रंटमैन ने मुझसे यही डील की थी कि यहाँ बेकार लोगों को मारना है। मैं सिर में गोली इसलिए मारती हूँ ताकि ये पक्का हो सके कि वो मरे हैं। इस पर वो आदमी कहता है, तुम आगे से सिर पर गोली नहीं मारोगी, देखो हम उनके अंग निकालते हैं और वो अंग कई लोगों की जान भी बचा सकते हैं। तो याद रखना, आगे से तुमने गोली नहीं चलानी, वरना बेचने के लिए हमारे पास तुम्हारे भी अंग होंगे, और मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बेटी को वापस पाने के लिए जिंदा रहना चाहती हो। यहाँ इनकी बातों से हमें नोएल की जिंदगी के बारे में पता चलता है कि वो कोरियन मिलिट्री में थी, लेकिन एक जंग में जब वो हिस्सा लेने गई तो पीछे से उसकी बेटी गुम हो गई और आज तक वो अपनी बेटी को ढूंढ रही है। सीन कट होता है और अब हम जिनहो को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में आकर कमिश्नर से मदद मांग रहा है और पूरी कहानी बता रहा है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता। इसलिए कमिश्नर उससे कहते हैं, तुम जानते हो ना, सबूतों के बिना हम किसी चीज पर कोई एक्शन नहीं ले सकते, और तुम्हारी कहानी विश्वास करने लायक भी नहीं लगती। मुझे लगता है कि तुम्हारी मानसिक हालत बिगड़ने लगी है। ये कहकर कमिश्नर वहाँ से चले जाते हैं और पता चलता है कि जिनहो ने खुद अपने हाथों से अपनी नौकरी भी खो दी है, लेकिन जिनहो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होता। इसलिए वो अपनी पुरानी टीम को फिर से इकट्ठा करता है ताकि स्क्विड गेम वाला आइलैंड ढूंढ सके।
सीन कट होता है और फिर से हमें गेम का सीन दिखाया जाता है, जहां अब डालागोना गेम शुरू हो रही होती है। सेओंग के कहने पर सबने ट्रायंगल चुना होता है, लेकिन जैसे ही सबने बॉक्स खोला, उसमें एक ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ट्रायंगल्स थे। ये देखकर सब डर गए और सेओंग भी चिल्लाने लगा। सेओंग भी डर गया और तभी उसकी आंख खुल गई। हमें पता चलता है कि ये बस उसका एक बुरा सपना था। खैर, अब सब उठ भी चुके थे। अब दूसरे गेम का वक्त हो चुका था। उन्हें एक नए मैदान में ले जाया जाता है, जहां जाकर सेओंग हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी ये गेम नहीं खेला था। जब बाकी लोग आकर सेओंग से इस गेम के बारे में पूछते हैं, तो वो बताता है ये कोई नया गेम है और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर सब लोग उस पर गुस्सा हो जाते हैं। इससे पहले कि वो लोग सेओंग को मारना शुरू करें, इन हो बीच में आ जाता है और इस लड़ाई को रोक देता है। यहाँ अब सभी को 5-5 लोगों की टीम बनाने को कहा गया था। डैनी, जो प्रेग्नेंट थी और जैक की गर्लफ्रेंड थी, जैक उसके पास आकर कहता है तुम मेरी टीम में आ जाओ, लेकिन डैनी मना कर देती है क्योंकि अब वो जैक के साथ नहीं रहना चाहती थी। वो अब सेओंग की टीम के पास जाती है और कहती है प्लीज आप लोग मुझे अपनी टीम में ले लीजिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ और कोई और मुझे अपनी टीम में नहीं ले रहा। ये लोग मान जाते हैं और इन सब की एक टीम बन जाती है। अब हमें दूसरी लीड टीम दिखाई जाती है, जिसमें कैट, मैडी और माँ बेटा पार्क और गोंग थे। और तभी तांत्रिका जबरदस्ती इनकी टीम में शामिल हो जाती है। टीम बनने के बाद सबको बताया जाता है कि सभी टीम के पैरों को बांध दिया जाएगा और उन्हें एक गोल सर्कल में एक साथ घूमना होगा। हर 5 मीटर बाद एक गेम आएगा, जिसे खेलते हुए उन्हें आगे बढ़ना होगा और एक तय समय के अंदर उन्हें अपना पूरा सर्कल भी पूरा करना होगा। गेम्स के नाम सुनते ही सभी आपस में तालमेल बिठाते हैं और जो जिस गेम में अच्छा होता है उसे वो गेम खेलने की जिम्मेदारी दी जाती है। खैर, खेल शुरू हो जाता है और पहली 2 टीमों को साथ में खेलने के लिए बुलाया जाता है। पहली टीम दाची बहुत अच्छे तरीके से खेलती है और तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन वे स्टोन को स्टोन से मारने में सफल नहीं हो पाते। पत्थर आगे गिर गया था और जब वे सब एक साथ उसे लेने के लिए आगे बढ़े तो गिर पड़े। इसे काफी समय बर्बाद हो गया। खैर, उन्होंने किसी तरह ये राउंड भी पार कर लिया और आगे बढ़े। अगला गेम था लड्डू को घुमाना। पहली बार में इनकी टीम का एक सदस्य ये नहीं कर पाया, लेकिन दूसरी बार में उसने इसे ठीक से कर लिया। वहीं दूसरी टीम अभी भी अपने पहले ही राउंड में फंसी हुई थी। फिर समय समाप्त हो गया और दूसरी टीम को गोलियों से मार दिया गया और वो टीम जिसने कई राउंड पूरे कर लिए थे, वो भी अपना सर्कल समय पर पूरा नहीं कर पाई थी, इसलिए उन्हें भी गोलियों से भूनकर मार दिया गया। ये सब देखकर सब बहुत ज्यादा डर गए, घबरा गए। अब वहाँ पर सबकी लाशें उठाई जा रही थी। एक आदमी अभी जिंदा था, मरा नहीं था। फिर भी उन्होंने उसे भी उठाकर कफन में डाल दिया और उसके कफन पर क्रॉस का निशान बना दिया। लेकिन तभी वहाँ नोएल आई और उसने आकर उस आदमी के सिर पर गोली मार दी और उसे मार डाला। ये बात नए फ्रंटमैन ने भी देख ली थी और उसकी इस हरकत से फ्रंटमैन और उसके सारे गार्ड्स गुस्से में आ गए। अब अगली टीम की बारी थी। ये कैट की टीम थी। कैट ने सबको संभाला और उन्हें आगे लेकर बढ़ी। पहले उन्हें दा गेम खेलना था, जिसमें एक लड़की पहली बार अपने कार्ड को नहीं घुमा पाई। तब कैट ने उसे कहा कि कार्ड को उल्टा पकड़ो और इस तरह पहली बार में ही उसने कार्ड को ठीक से घुमा दिया। आखिरकार वे लोग आगे बढ़े। अब उन्हें स्टोन से स्टोन को मारना था। वो लड़का पहली बार में ये नहीं कर पाया। तब कैट ने सबको एक साथ कदम बढ़ाने को कहा और सबने मिलकर फिर से स्टोन उठाया। उस लड़के की माँ ने उसे कहा, बेटा उस आदमी को याद करो जिसने तुम्हारे सारे पैसे लूट लिए थे। जैसे ही उसे वो याद आया, उसे गुस्सा आया और उसने एकदम सही निशाना लगाकर ये राउंड जीत लिया। अब वे लोग फिर से आगे बढ़े। इस बार उन्हें 5 पासे डाइस एक साथ उठाकर एक साथ कैच करना था। कान पहली बार में ये नहीं कर पाई। उसके बेटे ने उसे हिम्मत दी और कहा, तुम उस लड़की को याद करो जिसकी वजह से डैड ने तुम्हें छोड़ दिया था। ये सोचते ही उसने गुस्से में आकर 5 पासे उछाले और एक साथ पकड़ लिए। जल्द ही उन्होंने ये राउंड भी पूरा कर लिया। अब बारी थी तांत्रिक की। उसे लट्टू घुमाना था, लेकिन वो ये काम नहीं कर पा रही थी। पहली बार, दूसरी बार जब वो नहीं कर पाई तो वो रोने लगी और बोली, हम सब अब मर जाएंगे। उसका हौसला टूटते देखकर कैट ने उसे जोर जोर से थप्पड़ मारे और लट्टू उसकी आंख के पास लाकर बोली, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अब वो लड़की कैट से डर गई और उसने तेजी से लट्टू को बनाकर घुमा दिया और आखिरकार ये लोग ये राउंड भी जीत गए। अगले राउंड में उन्हें पम पम को पैर से उछालना था। ये काम कैट ने किया। कैट ने सबका मुंह दूसरी तरफ करवाया
और बहुत आसानी से पम पम को 5 बार उछालकर ये राउंड भी पूरा कर लिया। और आखिरकार उन्होंने समय से पहले ही अपना पूरा सर्कल पूरा कर लिया। उनकी जीत से सब इतने खुश थे जैसे सब ने जीत लिया हो। लेकिन दूसरी टीम जो समय पर अपना सर्कल पूरा नहीं कर पाई, उन्हें भी गोलियों से भूनकर मार दिया गया। फिर इसी तरह गेम चलता रहा। कोई टीम जीती तो कोई हारी, और जो हारी उन्हें गोली मार दी गई। अब सियोंग की टीम की आखिरी बारी थी। उन्होंने अपनी साथ वाली टीम को ऑल द बेस्ट कहा और खेल शुरू किया। पहला गेम डैनी ने खेला, दूसरा गेम सियोंग के दोस्त ने, तीसरा गेम खेला ली ने, जिसने पहली ही बार में 5 पासे उठाकर अपने हाथ में कैच कर लिया था। उसने बताया कि वो इस गेम में एक्सपर्ट है क्योंकि वो अपनी बहनों के साथ ये खेल खेलता रहा है। चौथा गेम इन्हों को खेलना था, उसे लट्टू घुमाना था। पहली बार वो ठीक से नहीं कर पाया, फिर सब साथ में जाकर लट्टू उठाकर लाए। दूसरी बार जब वो ये करने लगा तो जानबूझकर उसने लट्टू को पीछे फेंक दिया। उसकी ये चाल किसी को समझ नहीं आई। आखिर में वो लोग पीछे से लट्टू लेकर आए और उन्होंने ऐसा ड्रामा किया जैसे वो अपनी हार से बहुत परेशान है। वो खुद को मारने लगा तो सियोंग ने उसे समझाया, देखो तुम याद करो कि बचपन में तुम ये कैसे घुमाया करते थे। और इस बार उन्होंने लट्टू को ठीक से घुमा दिया। इसी दौरान गार्ड्स भी रूम में आ गए। गार्ड्स ने उन्हें इस गेम के जीतने वाली इनामी राशि दिखाई और बताया कि इस बार 110 लोग मारे गए हैं और अब सिर्फ 255 लोग बचे हैं। जिस हिसाब से अब हार जीतने वाले को 78 मिलियन येन मिल सकते हैं, अब दोबारा वोटिंग होगी। अगर लोग इस गेम को बंद करने के लिए वोट करेंगे तो ये पैसे सभी में बांट दिए जाएंगे। बहुत से लोगों को ये पैसे बहुत कम लग रहे थे। सियोंग ने अपनी टीम से कहा, तुम लोग गेम को बंद करने के लिए वोट देना। जितने पैसे तुम्हें चाहिए मैं यहाँ से निकलकर तुम्हें दे दूंगा। उसकी बात मानकर उसकी टीम ने सबसे पहले गेम को बंद करने के लिए वोट दिया। दूसरी बारी पार्क की थी। पार्क की माँ गोंग ने उससे कहा, तुम गेम को बंद करने के लिए वोट देना। देखो हमारे दोनों के पैसे मिलाकर तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा। लेकिन पार्क ने गेम को जारी रखने का फैसला किया क्योंकि उसका कर्ज बहुत ज्यादा था और उसने अपनी माँ को इसके बारे में बताया भी नहीं था। वोटिंग आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे ये देखने को मिला कि बहुत सारे लोगों ने गेम जारी रखने का निर्णय लिया। ये देखकर सियोंग गुस्से में बोला, इतने सारे लोगों की मौत के बावजूद भी आप लोग इस गेम को जारी रखना चाहते हैं। तभी एक अंकल बोले, तुम क्या जानो हमारे ऊपर कितना कर्ज है, हमें पैसे लेकर ही यहाँ से निकलना है। फिर एक लड़का बोला, अगर मैं बाहर गया तो वैसे भी मर जाऊंगा, तो बेहतर नहीं कि यही रहकर पैसे कमा लूं या फिर यही मर जाऊं। उनकी बातों का सियोंग के पास कोई जवाब नहीं था। वोटिंग खत्म हो गई। आखिरी वोट सियोंग को देना था। उसने गेम को बंद करने के लिए वोट दिया, लेकिन उसके वोट का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ज्यादा लोगों ने गेम को जारी रखने के लिए वोट किया। वोटिंग के बाद पार्क ने देखा कि गोंग यानी उसकी माँ उससे नाराज है। उसने जाकर अपनी माँ को मनाना शुरू किया और बताया, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है और जिन लोगों से मैंने कर्ज लिया है वो इतने खतरनाक हैं कि अगर मैंने उनके पैसे वापस नहीं किए तो वो मेरे सारे अंग निकाल कर बेच देंगे। ये बात सुनकर गोंग ने उसे माफ कर दिया और यहाँ पार्क ने भी वादा किया कि अगली बार मैं गेम को बंद करने के लिए ही वोट दूंगा। उधर हमने सियोंग के दोस्त चैंग को देखा जिसने भी गेम को जारी रखने के लिए वोट किया था और उसकी इस हरकत से सियोंग पूरी तरह टूट चुका था। तब जैंग ने उसे माफी मांगी और बोला, मुझे एक आदमी के बहुत सारे पैसे लौटाने हैं, मुझे यहाँ से पैसे लेकर ही जाना था, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगले गेम के बाद मैं भी गेम को बंद करने के लिए ही वोट दूंगा। सियोंग दुखी बैठा था और उसने सबसे कहा कि अगले गेम में शायद अब हमें एक दूसरे को भी मारना पड़े। ये सुनकर सब लोग बहुत दुखी हो गए। इनके पास थोड़ा अतिरिक्त खाना था जो उन्होंने डैनी को दे दिया क्योंकि डैनी गर्भवती थी और उसे ज्यादा खाने की जरूरत थी। सीन का टोकर हमें बाथरूम में जैक और थेनोस यानी रैपर को दिखाया गया। वो रैपर अब भी जैक को घेर कर खड़ा था और उसने कहा, तुम मेरे कर्जदार हो, इस तरह तुम मेरे गुलाम हुए, तुम यहाँ से मुझे पैसे जीत कर दे जाओगे। ये सुनकर जैक ने कहा, तुम्हारे पैसे डूबने में मेरी कोई गलती नहीं, तुमने मेरे कहने पर शेयर जरूर खरीदे थे, लेकिन जब मैंने कहा कि अब इन्हें बेच दो तो तुमने लालच में वो नहीं बेचे और अब तुमने अपने पैसे खुद डुबोए हैं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन वो रैपर उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं था। वो बोला, जो भी है तुम पैसे जीतो और मुझे वापस करो। ये सुनकर जैक हंसने लगा और बोला, अगर मैं वो पैसे जीत भी गया तो शायद तब तक तुम मर चुके होगे। ये बात सुनकर रैपर को इतना गुस्सा आ गया कि वो जैक की गर्दन पकड़कर उसे मारने लगा, पर सही समय पर सियोंग की टीम ने आकर इस लड़ाई को रोक दिया। खैर ये लोग वापस रूम में आ गए और वहां आकर सियोंग ने सबसे कहा, हमें बारी बारी उठकर पहरा देना होगा क्योंकि पैसों के लिए मैंने देखा है लोग जानवर बन जाते हैं
और अपने ही टीम के सदस्यों को मार देते हैं ताकि प्राइज मनी उन्हें मिल जाए। रात में हमने देखा कि सियोंग ने काफी देर तक पहरा दिया, जिसके बाद जैंग उठा। जैंग ने उससे कहा, तुम सो जाओ, अब मैं पहरा देता हूँ। मुझे आज भी याद है कि तुम आखिरी बार मुझसे पैसे लेने आए थे, लेकिन अगर मेरे पास होते सियोंग तो मैं सच में तुम्हें दे देता। सियोंग ने यहाँ कुछ नहीं कहा और उनकी बातों से हमें पता चला कि उनकी दोस्ती बहुत गहरी और पुरानी है। वे बचपन से, स्कूल टाइम से, यहाँ तक कि जॉब भी उन्होंने साथ की थी और इस बात का अंदाजा सबको उनकी बातों से हो गया था। सारी बातें छोड़कर अब जैंग सियोंग से पूछता है, अगर तुम्हारे पास इतने पैसे थे तो तुम वापस गेम में क्यों आए? सियोंग ने सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने एक नया सवाल जैंग से पूछ लिया, अगर मैं यहाँ इस गेम में मर गया तो तुम मेरे हिस्से के पैसों का क्या करोगे? ये सुनकर जैंग उदास हो गया और बोला, ऐसी बातें मत करो, हम दोनों साथ में जीतकर बाहर जाएंगे। तब सियोंग ने जवाब दिया, हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि हम दोनों साथ जिंदा बाहर जाएं, लेकिन अब लग रहा है मैं हार रहा हूँ। ये लोग मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे। इसके बाद सीन कट होता है और हम जुनहो को देखते हैं, जो फिर से सियोंग को ढूंढने के लिए सफर पर निकल पड़ा है और इधर एक नया दिन भी शुरू हो चुका है। सभी खिलाड़ियों को दोबारा गेम के लिए तैयार होने को कहा गया, साथ ही सभी गार्ड्स भी तैयार हो गए। सभी खिलाड़ियों को एक बड़े से हॉल में लाया गया, जहां एक घूमने वाला स्टेज था। सभी को उस पर खड़ा होना था। स्टेज के घूमने के बाद हर खिलाड़ी को एक नंबर मिलेगा। फिर उन्हें उतने नंबर की टीम बनाकर किसी भी कमरे में जाना है और कमरे को अंदर से लॉक करना है। जो लोग बाहर रह जाएंगे उन्हें मार दिया जाएगा। अगर किसी कमरे में दिए गए नंबर से ज्यादा या कम लोग हुए तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। ये सुनकर सभी खिलाड़ी अपनी अपनी रणनीति बनाने लगे कि इस गेम को कैसे खेलना है। स्टेज घूमना शुरू हुआ और उन्हें नंबर मिला 10। अब उनके पास सिर्फ 30 सेकंड थे 10 लोगों की टीम बनाकर किसी कमरे में जाने के लिए। जीन और कैट की टीम जल्दी से एक कमरे में चली गई और दरवाजा लॉक कर लिया। 30 सेकंड पूरे होते ही जो भी लोग बाहर रह गए थे उन्हें गार्ड्स ने गोलियों से भून दिया। ये देखकर सियोंग बहुत दुखी हुआ। उनके कमरे में इस समय वो तांत्रिक भिखारी भी थी, जिसने सबको कहा, तुम सब मेरी वजह से जिंदा हो। ये सुनकर सभी उसकी तरफ मुड़कर देखने लगे। सियोंग ने भी उसकी तरफ देखकर कहा, अगर तुम अब तक जिंदा हो तो समझ लो यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कोई उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। अगले राउंड के लिए ये लोग दोबारा स्टेज पर आ गए। स्टेज दोबारा घूमा और उन्हें अगला नंबर मिला 4। सभी ने जल्दी से अपनी टीम तोड़ी और कमरों की तरफ दौड़ पड़े। कैट की टीम ने तांत्रिक को छोड़ दिया और खुद एक कमरे में बंद हो गई, जबकि सियोंग की टीम ने इन्हों को छोड़ दिया। बचे हुए लोगों को फिर से मार दिया गया। गार्ड्स ने देखा कि एक कमरे में सिर्फ 3 लोग थे तो उन्हें भी पकड़कर मार डाला। जब सब कमरे से बाहर आए तो तांत्रिक उन्हें अजीब नजरों से देख रही थी। सियोंग और उसकी टीम इन्हों की चिंता कर रही थी, लेकिन इन्हों संतुष्ट था। उसने कहा, मैं जल्दी लोगों से दोस्ती कर लेता हूँ, इसलिए मैं बच गया। अब अगला राउंड शुरू हुआ और सबको नंबर मिला 3। सबने फिर से अपनी टीम बनाई और आगे बढ़े। गोंग अपने बेटे पार्क के साथ जाना चाहती थी, लेकिन 2 लड़कों ने जबरदस्ती पार्क को पकड़कर अपने कमरे में ले गए। ये देखकर गोंग परेशान हो गई कि उसके बेटे ने उसे अकेला छोड़ दिया। वो वहीं खड़ी थी जब ठीक समय पर सियोंग और इन्हों आए और उसे पकड़कर एक कमरे में ले गए। वो वहां भी बहुत परेशान थी क्योंकि उसका बेटा उसकी बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा था, चाहे उसकी माँ मर भी जाए। ये सुनकर सियोंग और इन्हों को भी दुख हुआ। ये लोग अब कमरे से बाहर आए। पार्क भी इस बात से दुखी था कि उसने अपनी माँ को छोड़ दिया, लेकिन गोंग ने उसे गले लगाकर संभाल लिया। इधर कैट और मैडी भी गोंग से मिली, जिनको एक तीसरे व्यक्ति ने मिलकर बचाया था और अब वो भी उनकी टीम का सदस्य बन गया था। फिर अगला राउंड शुरू हुआ। इस बार उन्हें नंबर मिला 6। सबने फिर से टीम बनानी शुरू की। मैडी और कैट की टीम सियोंग की टीम से डैडी को लेकर एक कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन गलती से मैडी को धक्का लग गया और वो पीछे रह गई। सब परेशान हो गए, लेकिन तभी सामने से जैक आकर उनके कमरे में घुस गया और दरवाजा लॉक कर लिया। बाहर मैडी रह गई, जिसे गोली लग गई और वो सबके सामने मारी गई। कैट उसकी मौत से बहुत दुखी थी, क्योंकि गेम में आते ही उसकी पहली दोस्त मैडी बनी थी। वो गुस्से में जैक पर चिल्लाने लगी। तभी जैक बोला, अगर मैं सही समय पर आकर तुम्हारा कमरा लॉक न करता तो तुम सब मारे जाते। मेरा एहसान मानो, मैंने तुम्हारी जान बचाई क्योंकि मैडी सही समय पर अंदर नहीं आ सकती थी। उसकी बात गलत भी नहीं थी, इसलिए सबका गुस्सा ठंडा हो गया। अब अगला राउंड शुरू हो गया।
इनो का ख्याल था कि अब गेम वाले 2-2 का नंबर देंगे, क्योंकि यहाँ 50 कमरे हैं और 126 लोग बचे हैं। इनो की बात के मुताबिक उन्हें 2 का नंबर ही मिला। अब सब 2-2 की टीम बनाकर कमरों की तरफ भागने लगे। इनो और जीन जिस कमरे में गए, वहाँ एक और आदमी आ गया। अब एक 3 लोग हो गए थे। अगर गार्ड्स उन्हें देख लेते तो मार देते। तब अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने उस तीसरे आदमी की गर्दन पकड़कर उसे मार डाला। ये देखकर जीन भी घबरा गया। वो समझ गया कि इनो बहुत खतरनाक है। अब गेम खत्म हो चुकी थी। वे लोग वापस अपने कमरे में आ गए। उधर दिखाया गया कि मरे हुए लोगों को ताबूतों में डाला जा रहा था। जो लोग पूरी तरह मर चुके थे और जिनके अंग निकाले नहीं जा सकते थे, उन्हें जला दिया गया। बाकियों के अंग निकाल लिए गए। सीन कट होता है। अब हमें जी हुन को नाव पर दिखाया जाता है, जो ड्रोन की मदद से सही द्वीप खोजने की कोशिश कर रहा है। वहाँ शर्म उसे कहता है कि अब हमें उन द्वीपों को खोजना चाहिए जिन्हें हमने पहले नहीं खोजा। फिर जी हुन मान जाता है और ये लोग ड्रोन के जरिए एक ऐसे द्वीप को देखते हैं जहाँ एक छोटा सा गेट था। जी हुन समझ गया कि जरूर उस गेट के नीचे वो फैसिलिटी होगी। उसने तुरंत अपने आदमियों को वहाँ भेजा। जैसे ही उन्होंने वहाँ की झोपड़ी खोली, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें उसकी बहुत सी टीम मारी गई। इससे उसे बहुत बड़ा झटका लगा। वो जान गया कि ये सब गेम वालों का ही सेट किया हुआ था, ताकि लोग भटक जाएं और मारे जाएं। सीन कट होता है और फिर हमें गेम का दृश्य दिखाया जाता है, जहां सभी खिलाड़ी अपने गेम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तांत्रिक आकर कैट की टीम से कहती है, तुमने मुझे अपनी टीम से निकाला था ना? देखो, अब मैं तुम्हें शराब देती हूँ। तुम सब भी मैडी की तरह मारे जाओगे। ये सुनकर गोंग बोली, तुम्हारी बातों से कुछ नहीं होगा यहाँ। अब जैक भी डैनी के पास आया। वो डैनी के बच्चे को अपनाना चाहता था। उसने कहा, देखो डैनी, अब हम इस गेम को बंद करने के लिए वोट करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। हम दोनों अपने पैसे को शेयर में इन्वेस्ट करेंगे और अच्छी जिंदगी बिताएंगे। ये सुनकर डैनी को गुस्सा आ गया और वो बोली, तुम आज भी मेरे पास मेरे लिए नहीं आए, बल्कि मेरे पैसों के लिए आए हो। तुम अपने पैसे का जो चाहे करो, मैं अपने बच्चे को अकेले पाल सकती हूँ। इतना कहकर वो वहां से चली गई। दूसरी ओर अब इन्हो और स्योंग को दिखाया गया, जिन्होंने देखा कि गेम बंद करने वालों की संख्या अभी भी कम थी और गेम को जारी रखने वालों की संख्या ज्यादा थी। तब स्योंग स्थिति देखकर कहता है कि हमें लोगों से बात करनी चाहिए और गेम बंद करने के लिए कहना चाहिए। इस पर इन्हो उसे समझाता है, देखो, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो लोग गेम को जारी रखना चाहते हैं वो भड़क जाएंगे और गेम शुरू होने से पहले ही लड़ाई हो जाएगी। सब एक दूसरे को मारने लगेंगे और यही तो गेम वाले चाहते हैं। अब वोटिंग का समय आ गया था। वोटिंग से पहले गार्ड्स ने आकर सबको बताया कि अब केवल 100 लोग बचे हैं और अगर ये 100 के 100 लोग बाहर जाने का फैसला करते हैं तो हर किसी को 365 मिलियन येन मिलेंगे, जो सबके लिए काफी है। वोटिंग शुरू हो गई। इस बार वोटिंग बहुत क्रिटिकल थी, क्योंकि जितने लोग बाहर जाने के लिए वोट कर रहे थे, उतने ही लालची लोग गेम जारी रखने के लिए भी वोट कर रहे थे। दिखाया गया कि तांत्रिक के कहने पर एक लड़की ने गेम को जारी रखने के लिए वोट दिया, जिससे गेम जारी रखने वालों की संख्या ज्यादा हो गई। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इन्हो का वोट अभी बाकी था। सब लोग उसे देखकर डर गए और सबसे ज्यादा डरा जैंग, जो कमरे में किसी आदमी को मारने वाला उसका कारनामा देख चुका था। वो ये बात सबको बताने ही वाला था कि इन्होंने गेम बंद करने के पक्ष में वोट देकर उसकी बात को काट दिया। सब लोग खुश हो गए, लेकिन वोटिंग टाई हो गई थी। कोई नतीजा नहीं निकला। तब गार्ड से कहा कि अब वोटिंग सुबह दोबारा होगी। सुबह तक कोई फैसला नहीं होगा। अब ये सभी लोग जिन्होंने गेम बंद करने के लिए वोट किया था, परेशान बैठे थे कि पता नहीं सुबह क्या होगा। तब एक आदमी सुझाव देता है कि हम उनके किसी एक सदस्य को अपनी तरफ कर लेते हैं। ये सुनकर पार्क आगे आया और बोला, अगर तुम लोग गेम बंद करने की बात करोगे तो मैं तुम सबको खाने की पार्टी दूंगा। लेकिन इसके बाद सामने वाली टीम भड़क गई। उनकी टीम का अंकल बोला, अगर तुम सब मर गए तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। और अब ली नाम का लड़का खड़ा होकर बोला, और अगर गेम बंद ना हुआ तो देखना तुम सब मारे जाओगे। बहस इतनी बढ़ गई कि लड़ाई तक आ गई। ये बहस देखकर सियोंग ने नोटिस किया कि आज खाने के साथ साथ सबको फॉग भी दी गई थी, ताकि अगर लड़ाई हो
तो उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। सीन कट होता है। अब वॉशरूम में दिखाया गया कि वो रैपर एक आदमी को डरा धमका रहा है क्योंकि उसने गेम बंद करने के लिए वोट दिया था, जबकि रैपर ने उसे गेम जारी रखने के लिए वोट देने को कहा था। ये देखकर जैक सामने आया और रैपर से कहा, तुम किसी को भी वोटिंग के लिए धमका नहीं सकते। इन सब के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि लड़ाई हो गई। जैक इस लड़ाई से बचना चाहता था, लेकिन रैपर ने उसे पकड़ लिया और उसका गला दबाने ही वाला था, तभी जैक ने मजबूरी में फॉग से उस पर हमला कर दिया। उसने फॉग रैपर के गले में घुसा दी, जिससे वो वहीं मर गया। रैपर की मौत के बाद दिखाया गया कि केवल जैक और रैपर ही नहीं, बल्कि सबके बीच लड़ाई हो रही थी। वॉशरूम के बाहर गार्ड्स पहरा दे रहे थे क्योंकि वे खुद चाहते थे कि ये लड़ाई होती रहे। अब हॉल में बताया गया कि कैसे बहुत से लोग वॉशरूम में लड़ाई करके मारे गए हैं और उनके मरने से इनकी राशि और में ज्यादा पैसा जोड़ दिया गया। ये सब होने के बाद सभी लोग वापस आए और बताया कि कैसे वॉशरूम में वोटिंग को लेकर लड़ाई हुई। सीन कट होता है और हमें जीहुन की बोट दिखाई जाती है जिसमें एक आदमी की तबीयत खराब हो रही थी। वो उल्टी करने के लिए जब बाहर आता है तो देखता है कि मछुआरा, जिसे जीहुन अब तक अपना साथी समझ रहा था, असल में उसी के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। यही एक बड़ा खुलासा होता है। असल में वो मछुआरा भी गेम वालों का ही एक सदस्य था। जब मछुआरे ने देखा कि जीहुन के गार्ड ने उसे देख लिया है, तो वो उस गार्ड को पकड़कर पानी में फेंक देता है। इतने में ही जीहुन भी बाहर आता है क्योंकि उसे कुछ आवाजें सुनाई दी थी। मछुआरा बहाना बनाता है, असल में यहाँ की चीजें खुली थी, मैं तो बस उन्हें चेक करने आया था। अब एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि फ्रंटमैन यानी इन्होंने ही इस आदमी को वहां भेजा था ताकि वो जीहुन को उससे दूर रख सके और साथ ही उसका ख्याल भी रख सके। इधर गेम में दिखाया जाता है कि लोग अपने अपने साथियों को गिन रहे हैं, ये देखने के लिए कि नए मरने वालों से वोटिंग पर क्या असर पड़ेगा। गिनती में पता चला कि गेम को कंटिन्यू रखने वाली टीम के 2 सदस्य मारे गए, जबकि सियोंग की टीम का 1 सदस्य मरा था। अगर सुबह वोटिंग होती तो सियोंग की टीम जीत सकती थी, लेकिन सियोंग जानता था कि अब वोटिंग ऐसे नहीं होगी। रात में ये लोग जरूर किसी को मारने की कोशिश करेंगे। सीन कट होकर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गार्ड्स इस समय अपने गैर कानूनी बिजनेस में लगे हैं। वे पानी के रास्ते ऑर्गन्स, अंगों को बाहर भेज रहे हैं ताकि उन्हें अच्छे दामों में बेचा जा सके। यहाँ दिखाया गया कि कुछ गार्ड्स को ब्लैक मास्क ने तैयार किया है क्योंकि अब एक नई गेम शुरू होने वाली है, मर्डर गेम। उधर सियोंग ने भी अपनी टीम को ये बात बता दी कि गार्ड्स या गेम में शामिल लोग आज रात हमला कर सकते हैं क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। ये सुनकर सब डर गए। अब सियोंग बोलता है, अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें पहले गेम वालों को मारना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। तब सियोंग कहता है, अगर हम चाहे तो कर सकते हैं। ऊपर के फ्लोर में जो अथॉरिटीज हैं, हम गार्ड्स को मारकर उनकी गन छीन लेंगे और फिर जाकर उन्हीं पर हमला करेंगे ताकि ये गेम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। किसी ने कहा, ये बहुत खतरनाक है, हमारे भी बहुत लोग मारे जा सकते हैं। इस पर सियोंग बोला, हमारे मरने के चांस कम है क्योंकि गेम वालों को अंदाजा भी नहीं है कि हम उनकी अथॉरिटी पर हमला करने जा रहे हैं। ये सुनकर इन्हो उसे अजीब नजरों से देखता है और कहता है, हाँ सच में उन्हें अंदाजा नहीं है। अब सीन कट होता है और आधी रात का समय दिखाया जाता है। सियोंग और उसके बहुत से साथी बेड्स के नीचे छुप जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अब जो लड़ाई होने वाली है उसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे। उनकी टीम के ज्यादा लोग इसलिए छिपे हुए थे ताकि कोई उन्हें देख न सके और मारे न जाएं। सियोंग को यह भी पता था कि गार्ड्स ज्यादा लोगों को नहीं मारना चाहते क्योंकि अगर ज्यादा लोग मर गए तो गेम का मजा ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए जब गेम को कंटिन्यू रखने वाली टीम ने सियोंग की टीम पर हमला किया और कुछ ही लोगों को मारा तो तुरंत गार्ड्स भी आ गए लड़ाई को रोकने के लिए। गार्ड्स अब गिरे हुए लोगों को चेक करने लगे कि कौन मरा है और कौन जिंदा है। इन्हीं में सियोंग की टीम के जिंदा लोग भी छुपे हुए थे जो अचानक उठकर गार्ड्स को पकड़ लेते हैं और उनकी गन छीन लेते हैं। असल में ये उनका पूरा प्लान था कि लड़ाई के बाद मरे होने का नाटक करेंगे और फिर अचानक गन छीन लेंगे। अब ये लोग उन्हीं गन से जाकर अथॉरिटीज पर हमला करने वाले थे। ये देखकर और भी गार्ड्स आ गए अपने साथियों को बचाने और हालात कंट्रोल में करने। सियोंग की जान बचाने के लिए इन्होंने खुद ही अपने ही गार्ड्स पर फायरिंग शुरू कर दी ताकि कोई शक न करे कि वो खुद गेम की अथॉरिटी है। ये देखकर नए फ्रंटमैन ने सारे गार्ड्स को वापस अपने रूम में बुला लिया। अब जैसे ही ये लोग निकलने लगे, एक गार्ड को बाहर निकलने से पहले ही दरवाजा बंद कर दिया गया। उस गार्ड ने खुद को इन सब के सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन सियोंग ने उस गार्ड को नहीं मारा।
अब सियोंग का एक साथी उस दूसरी टीम के लोगों को मारना चाहता था जिन्होंने उन पर हमला किया था, लेकिन सियोंग उसे रोक देता है और कहता है, हम उन्हें नहीं मारेंगे। वो आदमी जिद करता है कि हमें उन्हें मार देना चाहिए, ये पैसों के पीछे भागने वाले दरिंदे हैं। तब सियोंग बोलता है, अगर हमने उन्हें मार दिया तो फिर हम और वो एक जैसे हो जाएंगे। हमने ये हथियार उन्हें मारने के लिए नहीं लिए, हमने ये लिए हैं उन लोगों को मारने के लिए जिन्होंने ये घिनौना खेल बनाया है और चला रहे हैं। अब जंग का समय आ चुका था, इन्हें आगे बढ़ना था। जैंग ने सबको समझाया, हमें अब लड़ना होगा, क्या पता फिर कभी ऐसा मौका मिले या ना मिले। बहुत से लोग आगे बढ़ते हैं, पार्क भी इस जंग में साथ देना चाहता है, लेकिन गोंग उसे रोक लेता है। बहुत से लोग अब जंग के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने गार्ड्स की गन्स ले ली। कैट, जो पहले आर्मी की मेंबर थी, उन्हें गन चलाना सिखाती है। अब जब सब तैयार हो जाते हैं, सियोंग उस गार्ड का मास्क हटाता है और देखता है कि वो तो एक छोटा बच्चा है। ये देखकर सियोंग कहता है, चलो अब हमें अपने बॉस के पास ले चलो। अब ये गार्ड उन्हें रास्ता दिखाने लगा। जैसे ही वे लोग बाहर निकले, बहुत सारे गार्ड्स ने उन्हें देखकर उन पर हमला कर दिया और उन्होंने भी जवाब में फायरिंग शुरू कर दी। यहाँ एक जबरदस्त युद्ध जैसा माहौल बन गया। कई गार्ड्स उनकी गोलियों से मर रहे थे और ये लोग भी गार्ड्स की गोलियों से बचते जा रहे थे। यहाँ कैट ने एक जबरदस्त काम किया, वहां लगे सारे सीसीटीवी कैमरों को गोली मारकर तोड़ दिया ताकि उन पर कोई नजर ना रख सके। आखिरकार अब वे लोग कंट्रोल रूम तक पहुंच गए थे। गार्ड ने सियोंग को बताया कि इस कंट्रोल रूम को आप मेरे मास्क से खोल सकते हैं। जैसे उसने अपना मास्क सियोंग को दिया, पीछे उसने फ्रंटमैन को देख लिया और उसे देखते ही उसकी जान सूख गई। फ्रंटमैन इस समय खुद एक प्लेयर बना हुआ था, इन्हो। इससे पहले कि ये लोग कंट्रोल रूम में पहुंचते, ऊपर से गार्ड्स ने फिर से इन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। अब ये लोग जवाब में गोली नहीं चला सकते थे क्योंकि इनकी मैगजीन खत्म हो गई थी। यहाँ सियोंग ने उस लड़के का मास्क लेकर कंट्रोल रूम खोल लिया। जैंग को लेकर वो आगे बढ़ा और हर एक कल की खबर वो गार्ड्स की वॉकी टॉकी से इन्हों को देता जा रहा था। अंदर जाते ही सियोंग और जैंग ने वहां एक एक करके गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया और आगे बढ़ने लगे। ब्लैक मास्क ने सीसीटीवी कैमरे से उन्हें अंदर आते देख लिया और उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी एक टीम भेज दी। दूसरी तरफ अभी भी गार्ड्स इन पर गोलियां चला रहे थे और इनकी एक एक गोली खत्म हो चुकी थी। अब सियोंग और जैंग के पास बहुत सारे लोग आ चुके थे जो उन्हें ओवर पावर कर सकते थे, इसलिए उसने तुरंत इन्हों को अंदर आने को कहा, लेकिन इन्होंने बताया कि उसके पास गोलियां नहीं है। सियोंग ने कहा, जाओ पहले रूम से मैगजीन लेकर आओ, गार्ड के पास एक्स्ट्रा होती है। सियोंग के कहने पर अब उसे ये काम करना पड़ा। अब इन्हों के आने में तो देर थी। सियोंग को बचाने के लिए दोबारा गोलियों की जरूरत थी। तब जैक ने उसे कवर दिया। वो ऊपर से गार्ड्स को मारता रहा और जितने गार्ड्स को इन लोगों ने मारा था, सियोंग जाकर उनसे मैगजीन ले आया। इधर देखा गया कि ली वापस हॉल में आ चुका था। उसने वहां मौजूद गार्ड्स की मैगजीन इकट्ठी करनी शुरू कर दी और पार्ट ने भी उसकी मदद की। दूसरी तरफ दिखाया गया कि जब इन्हों को यह महसूस हुआ कि सियोंग दोबारा कहीं से मैगजीन लेकर गार्ड्स को मार रहा है, तो हालात बिगड़ते देख वो सियोंग के पास आया और उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहा, मैंने बाहर एक नक्शा देखा था, मुझे लगता है कि कंट्रोल रूम तक पीछे से भी एक रास्ता है, मैं वहां से जाकर तुम्हें कवर देता हूँ, तुम वहां से कंट्रोल रूम पहुंचो। सियोंग उसकी बात मान गया और उसकी बातों में आकर उसे अपनी आखिरी मैगजीन भी दे दी। यहाँ दिखाया गया कि जैसे ही ली वहां से बाहर निकला मैगजीन को ऊपर ले जाने के लिए, तो गोलियों की आवाज से वो बुरी तरह डर गया। वॉकी टॉकी से कैट उसे ऊपर बुला रही थी, लेकिन वो वॉकी टॉकी को नीचे फेंक देता है क्योंकि उसमें ऊपर जाने की हिम्मत नहीं थी। ये सुनकर कैट उसे गालियां देती है और खुद मैगजीन लेने नीचे जाने का फैसला करती है। अब दोबारा इन्हों को दिखाया गया जो पीछे के रास्ते में चला तो गया था, लेकिन अब उसे एक नया कवर स्टोरी बनानी थी। उसने वॉकी टॉकी से एक्टिंग करते हुए सियोंग को मैसेज दिया जैसे वो गार्ड्स के हमले में घायल हो गया हो। उसने एक घायल आदमी की आवाज भी सुनाई जिससे सियोंग को यकीन हो गया कि वो सच में जख्मी है, और फिर इन्होंने उस सामने वाले आदमी को गोली मारकर मार दिया। ये सब कुछ सियोंग वॉकी टॉकी से सुन रहा था। अब सियोंग को लगा कि इन्हों मारा गया और वो बहुत दुखी हो गया क्योंकि वो इन्हों को अपना दोस्त मान रहा था। उसे नहीं पता था कि असली गद्दार तो इन्हों ही है। अंदर जहां कैट अब मैगजीन लेकर बाहर की तरफ बढ़ रही थी, उनके कमरे में भी बहुत सारे गार्ड्स आ गए। कैट ने पहले उन्हें मारने का फैसला किया, लेकिन गैंग ने उसे रोक लिया और कहा, तुम इन्हें मत मारो।
पता नहीं क्यों कैट ने उसकी बात मान ली। कैट के सही समय पर बाहर ना पहुंचने की वजह से सब लोग अब सरेंडर करने की पोजीशन में आ गए थे, क्योंकि वहां गार्ड्स की संख्या ज्यादा थी और वे लड़ भी नहीं सकते थे। इस तरह गार्ड्स सामने आकर एक एक करके सबको मार देते हैं। सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि सियोंग और जैंग ने भी सरेंडर कर दिया था, क्योंकि उनके पास भी गोलियां खत्म हो चुकी थी। और तभी उनके सामने आता है फ्रंटमैन यानी इन्हो। वो सियोंग से कहता है, सियोंग, तुम्हें तो फिर से यहाँ आकर काफी मजा आया होगा, है ना? लेकिन तुमने जो किया वो अच्छा नहीं था और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वो अब उस पर बंदूक तानता है, लेकिन मारता है जैंग को, उसके दोस्त को, ताकि सियोंग के दिल में दर्द हो। अपने दोस्त को मरते हुए देखकर सियोंग जोर से चिल्लाता है और यहीं पर यह सीजन खत्म हो जाता है, बहुत सारी रहस्यमयी बातों के साथ। आखिर जीता कौन? यहाँ के पैसे किसे मिलेंगे? और क्या जिन्हो इन लोगों को ढूंढ भी पाएगा या नहीं? अगर आप इसका सीजन 1 देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और सीजन 3 के लिए कमेंट्स में सीजन 3 लिखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द लास्ट चैप्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।